बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज विजुअल बेसिक की जो हम चैप्टर नंबर 5 की देखेंगे इस वीडियो में। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो कंसेप्ट अटैच होंगे वो होंगे इफ़, देन और एल्स के कंसेप्ट। पहले हमने देखा वो सिंपल थे, एक टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ली, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में शो करवा दी या एक किसी सिंपल फार्मूले के ज़रिए कर दी। लेकिन अब कंडीशन के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा कि ये काम हो तो इफ़ देन एल्स। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम है ए ईयर इज़ ए लीप ईयर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 4। यानी कि कोई एक साल है, मसलन 2004 है या 2008 है, वो 4 से अगर डिवाइड हो जाता है, ये ईयर विद लीप ईयर इफ़ द डिविजिबल बाई 4, यानी कि वो 4 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। एक्सेप्ट डैट एनी ईयर डिविजिबल बाई दिस 100 इज़ ए लीप पर ओनली इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 400। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट से ईयर सच एज 1996, 1800 या 2010 एंड डिस्प्ले लीप ईयर। कोई ये एंड वैल्यू एंटर करेगा तो वो आप शो करा दो ये लीप ईयर है। इफ़ द लीप ईयर इज़ नॉट अदरवाइज डिस्प्ले नॉट ए लीप ईयर। यानी कि कोई भी वैल्यू जो कि ईयर को शो कर रही है वो हम वैल्यू लेंगे यूज़र से और बाद में सिंपल मैथ के ज़रिए उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर तो वो एंड पे 0 आ जाए या डिवाइड हो जाए मुकम्मल वैल्यू तो वो हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है, अदरवाइज़ कहेंगे कि ये लीप ईयर नहीं है। सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल या ईयर के नाम के साथ टीजर टाइप का कोई भी वैल्यू यूज़र ने एंटर की वो ईयर के पास चली गई। तो क्या किया, ईयर मॉड 4, ईयर का 4 से मॉड लिया। अगर तो 0 आ गया तो क्या कर दो, मैसेज बॉक्स शुरू करवा दो ईयर इज़ ए लीप ईयर। ईयर यानी कि जो ईयर की वैल्यू होगी जो किसी ने एंटर की है उसकी वैल्यू, नॉट एज इट शो, बल्कि एज इट शो ये होगा जो कि डबल कोटेशन के अंदर है। तो ईयर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। फर्स्ट करें किसी ने 2010 एंटर किया है तो वो यहाँ 2008 एंटर किया जो कि 4 पे डिवाइड हो जाता है, तो इधर आ जाएगा 2008 इज़ ए लीप ईयर। इफ़ मॉड 40 तो शो करवा दो ई लीप ईयर, एल्स शो करवा दो इज़ नॉट लीप ईयर। राइट ए प्रोग्राम डैट कंटेन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड बटन ऑन द फॉर्म। 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे और एक बटन होगा। क्या करना है, द यूज़र एंटर द मार्क्स ऑफ द इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक द बटन। मैथ और इंग्लिश के मार्क्स एंटर होंगे और बटन क्लिक किया जाएगा। इफ़ बोथ मार्क्स आर 80%, यानी कि दोनों 80 से अगर ज़्यादा हैं तो एडमिशन गारंटीड है। इफ़ बोथ मार्क्स आर लेस देन या इक्वल टू 80, अगर दोनों या कोई एक 80 से कम है तो एडमिशन रिजेक्टेड। इफ़ मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट्स आर मोर देन 80 एंड मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट लेस देन वेटिंग, यानी कि अगर दोनों 80 से कम है तो रिजेक्टेड है, अगर दोनों 80 से ज़्यादा हैं तो कंफर्म है। लेकिन किसी के एक 80 हैं और एक 80 से ज़्यादा है और एक 80 से कम है तो उसको लिस्टेड किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमने एक मैथ का इंटीजर लिया और एक इंग्लिश का लिया और मैथ पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमने मैथ में स्टोर करा दी, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमने इंग्लिश के अंदर शो करवा दी। तो इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ मैथ जो है वो बड़ा है 80 से एंड इंग्लिश जो बड़ा है वो भी 80 से, यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों 80 से बड़े हैं तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो एडमिशन गारंटीड। एल्स इफ मैथ छोटा है 80 से और इंग्लिश भी छोटा है 80 से तो शो करवा दो एडमिशन रिजेक्टेड, क्योंकि अगर दोनों छोटे हैं तो फिर रिजेक्टेड की कंडीशन हमें बताई गई है। तो बकाया बच क्या गया है, जो भी बाकी बच गया वहाँ ये करा दो वेटिंग लिस्ट, यानी कि ये ना हो कि 80 से जो कम है वो भी वेटिंग लिस्ट में हो। तो जो 80 से कम है उनको पहले रिजेक्टेड कर दो, जो 80 से ज़्यादा उनको गारंटीड कर दो कि आपका एडमिशन गारंटीड है, और जो इसके अलावा जो भी कंडीशन है उसको कह दो कि आप वो भी वेटिंग लिस्ट में है। फिर राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द टेक्स्ट बॉक्सेस एंड डिस्प्ले द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि कोई भी साइड की किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में लेगा तो उनकी वैल्यू की बेस पे ये कंफर्म करेगा कि ये यहाँ ये शो करवाएगा कि ये कौन सा टाइप की ट्रायंगल है। तो 3 वैल्यू लेने के लिए हमें 3 टेक्स्ट बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। जो पहले टेक्स्ट बॉक्स में हम एक साइड की वैल्यू स्टोर होगी, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के जरिए दूसरी साइड की, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में तीसरी साइड की, तो इस तरह 3 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। आपको पता है कि तीनों साइड की लंबाई बराबर हो हम उसको इक्विवेलेंट ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी 2 साइड की लंबाई बराबर उसको आइसोलेटेड कहते हैं, जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो
तो उसको हम ऑब्स्ट्रीस कहते हैं। तो इस तरह हम इसे कंडीशन लगा के देखेंगे। इफ़ ए बराबर है बी, यानी कि ए और बी अगर बराबर हैं, फिर ए और सी का भी चेक करना है। सीधी सी बात है, अगर ए बी बराबर है तो फिर ए सी से बराबर है, तो तीनों की साइडें बराबर हो गई। तो जो तीनों की साइड बराबर हो तो हम उसको कह देंगे कि ये ट्रायंगल इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर पहले बराबर है दो साइडें, इसके अंदर आता है ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो एज शो करवा दो ट्रायंगल इज़ आइसोलेटेड, क्योंकि दो साइडें बराबर हैं। दो साइडें यहाँ बराबर, दो साइडें यहाँ बराबर, तो ये तीनों साइडें कन्फर्म हो गए, इधर आ जाएगी ये इक्विवेलेंट है तीनों वाली। लेकिन दो साइडें यहाँ कन्फर्म हो गई तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो फिर यहाँ आ जाएगा कि आपकी सिर्फ दो साइडें बराबर हैं, इसलिए ये आइसोलेटेड है। तो एल्स इफ शो करवा दो, ये एंड ख़त्म हो गया। ये अंदर वाली इफ़ कंडीशन थी जो इधर ख़त्म हो गई। तो बाहर वाली कंडीशन अब देखते हैं, अगर इधर आ जाता है कि इनमें से कोई भी नहीं चलता अंदर से, तो अगर ए बराबर है बी, एल्स ए बराबर है सी, देन शो करा दो टाइप ट्रायंगल इज़ आइसोलेटेड, क्योंकि दो वैल्यू ए और बी के बराबर हो रही हैं। एल्स इफ़, वो इफ़ के बाद एल्स इफ़ बी इज इक्वल टू सी, देन मैस बोथ ट्रायंगल इज़ आइसोलेटेड, क्योंकि एक साइड तो पहले इक्वल हो चुकी हुई है, बी इज इक्वल टू सी, यानी कि दो साइडें बराबर हैं, और यहाँ भी दो साइडें बराबर हैं। हमने इफ़ इधर लगाया, इस इफ़ के अंदर अगर कोई गया तो उसको उससे रिलेटेड मैसेज चला गया। लेकिन अब इफ़ के बाद हम इधर आ जाएंगे, एल्स इफ़ में अगर ये आ जाएगा ए बराबर है सी के, यानी कि अगर ए बराबर नहीं है बी के, तो फिर क्या करो, एल्स इफ़ ए बराबर है सी के, तो फिर को शो करवा दो आइसोसेल्सियस, क्योंकि ए बराबर सी का मतलब है उसकी दो साइडें बराबर हैं। फिर एल्स इफ़, फिर चेक करो बी बराबर है सी के, तो फिर भी शो करवा दो आइसोलेसिस, क्योंकि बी बराबर सी का मतलब है कि बी और सी बराबर हैं। एल्स एंड पे शो करा दो, अगर कोई भी कंडीशन में से ट्रू नहीं हो रही तो इस यहाँ शो करा दो ओब्लिक, कि आपकी ट्रायंगल ओब्लिक है, यानी कि किसी भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं है किसी भी के साथ। ये इसकी शेप देख सकते हैं, तीनों साइडें अगर बराबर हैं तो इक्विवेलेंट कहते हैं, अगर दो साइडें ही बराबर हैं तो इसको हम आइसोसेसिस कहते हैं, और अगर तीनों साइडें बराबर नहीं है तो हम इसको ओब्लिक कहते हैं। राइट ए प्रोग्राम डेट गेट एन इंटीजर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले दी वेदर इट इज़ इवन या ऑड, यानी कि कोई भी नंबर लेना है यूज़र से, हमने ये शो करवाना है कि वो इवन है या ऑड है। सिंपल सी बात है, दो पे डिवाइड करेंगे, अगर कुछ ज़ीरो बच गया, मॉड ज़ीरो आ गया तो वो इवन है, ना ऑड ना आया तो वो ऑड है। टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू ली किसी भी नंबर की, वो हमने एन के अंदर स्टोर करा दी। फिर एन इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ एन मॉड टू, यानी कि एन का मॉड लेंगे, अगर तो वो टू के साथ लेने से अगर तो वो ज़ीरो वैल्यू आ गई तो मैसेज बहुत शो कर जाएगा द नंबर इज़ इवन, एल्स नंबर इज़ ऑड, क्योंकि इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती, सिर्फ इवन या ऑड ही होगा। फिर इसके बाद मैस राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स द थ्री इंटीजर फ्राम द यूज़र एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर, यानी कि तीन नंबर लेने हैं यूज़र से और हमने शो करवाना है कि इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो तीन नंबर लेने के लिए हम एक्स वाई जेड तीन इंटीजर ले लिए, और एक हमने एम का वेरिएबल ले लिया जो कि हमने मैक्सिमम वैल्यू शो करवाने के लिए इस्तेमाल करना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू एक्स के अंदर रखा दी, क्योंकि तीन नंबर हमने लेने हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 में वैल्यू वाई के अंदर रखा दी। टेक्स्ट बॉक्स की 3 की वैल्यू हमने जेड के अंदर रखा दी। इफ़ एक्स बड़ा है जेड से, तो हमने क्या कह दिया, एक्स जो है वो मैक्सिमम है। अभी हमने एक्स को मज़ीद कंपेयर करना है, लेकिन वक्ती तौर पर हमने ये कह दिया कि एक्स जो है ना वो ही मैक्सिमम है, क्योंकि एक्स जेड से बड़ा हो गया। लेकिन अभी कंपेयर करेंगे कि एक्स वाई से भी बड़ा है, या आगे वाई को कंपेयर करेंगे कि वाई जेड से बड़ा है। इफ़ एक्स बड़ा है जेड से, तो कह दो कि एक्स की वैल्यू जो है वो हम कह देंगे कि ये एम है, एम मतलब मैक्सिमम। एल्स, वरना ये कह दो कि जेड मैक्सिमम, यानी कि ये दो वैल्यू हमने पहले कंपेयर की, तो इनमें से जो बड़ी है हमने उसको मैक्सिमम कर दिया। अगर एक्स बड़ा है तो हमने एम को एक्स की वैल्यू साइन कर दी, और अदरवाइज़ हमने कह दिया कि जेड तुम ही मैक्सिमम हो। क्यों, सार से बात है, अगर एक्स बड़ा है तो एक्स मैक्सिमम होगा, जेड बड़ा है तो जेड मैक्सिमम होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इफ़ इसके अंदर नहीं जाएगा, इफ़ एल्स वाले में आ जाएगा इधर। फिर इधर चेक करेगा कि एक्स के साथ तो वाई का कोई रिलेशनशिप नहीं बना, तो फिर ऐसा करते हैं कि ये चेक करते हैं, वाई बड़ा है जेड से, देन वाई कर दो एम, एल्स जेड कर दो एम, यानी कि इन दोनों का आपस में अब देखना है कि इनमें से जो बड़ा है ना वो ही मैक्सिमम को असाइन कर दो। तो नीचे जो भी m की एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ m की वैल्यू इधर से आएगी, क्योंकि यहाँ अगर इफ़ के अंदर आएगा कंट्रोल
तो ये यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, लेकिन यहाँ फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ चलेगा। m की वैल्यू एक ही आएगी सब में से, तो इधर आके शो हो जाएगा मैक्सिमम नंबर इज़, और आगे m की वैल्यू शो हो जाएगी। राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स द नंबर एंड द लेटर, यानी कि नंबर उसने हासिल करना है और लेटर भी हासिल करना है। ऐसा प्रोग्राम जो नंबर भी गेट करेगा और लेटर भी गेट करेगा। इफ़ द लेटर इज़ f, द प्रोग्राम शुड ट्रीट द नंबर एंटर एज ए टेम्परेचर इन द डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट इट टू द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस एंड प्रिंट द सूटेबल मैसेज। यानी कि दो चीज़ें हैं कि यूज़र से एक तरह की परमिशन मांगनी है या उससे इजाज़त मांगनी है कि हम किस फॉर्म में आपको टेम्परेचर मुहैया करना है और किस फॉर्म में आपसे डाटा लेना है। कि अगर उसने F को सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि वो F के अंदर डाटा हमें मिलेगा और हमने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर उसने C को सिलेक्ट किया तो इसका मतलब है वो C के अंदर डाटा एंटर करेगा, C की वैल्यू एंटर करेगा और हमने उसको फार्मूले के ज़रिए F में कन्वर्ट करके शो करवा देनी है। सेम इसी तरह इफ़ द लेटर इज़ C, अगर उसने C सिलेक्ट किया तो शुड बी कंसिडर द नंबर एज ए सेल्सियस टेम्परेचर एंड कन्वर्ट, वो हम वही समझेंगे कि ये सेल्सियस में उसने वैल्यू एंटर की है और हम उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलें इसको देखते हैं। स्टार्ट न्यू स्टैंडर्ड EX प्रोजेक्ट एंड ये वही है। डिम टेम्प एज इंटीजर, टेम्परेचर के लिए सिंगल टाइप का डिक्लेयर किया और टेम्प 2 पहले टेम्परेचर के लिए टेम्प और टेम्प 2 के लिए दूसरा टेम्परेचर, यानी कि जो हमने एक यूज़र्स ने देना है टेम्परेचर की वैल्यू वो, और जो हमने कैलकुलेशन करके देनी है एक वो, उसके लिए वेरिएबल रख दिया। और चॉइस एज ए स्ट्रिंग, यानी कि चूज़ जो हमने करना है जिसमें लेटर होंगे या वो F होगा या वो C, उसके लिए हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी। इनपुट बॉक्स लगाया, उसमें क्या किया एंटर टेम्परेचर, उसने टेम्परेचर को एंटर किया, वो टेम्परेचर के पास चला गया। फिर इनपुट बॉक्स एंटर चॉइस, फिर चॉइस के पास जो वैल्यू आएगी वो F होगा या C। इधर हमने कंडीशन लगा दी इफ़ एल्स और एंड इफ़ में क्या किया, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू F, अगर तो वो चॉइस F आई है तो हमने क्या ये फार्मूला लगाना है जिसके अंदर हमें ये वैल्यू मिलेगी, तो हम वो असाइन करके टेम्प 2 को दे देंगे। तो जो भी इधर वैल्यू आएगी वो हम प्रिंट करवा देंगे टेम्प 2 की ये वैल्यू आई है। लेकिन अगर F की वैल्यू नहीं एंटर होती बल्कि उसकी जगह C की वैल्यू एंटर होती है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और टेम्प 2 को असाइन कर देंगे, यानी कि यहाँ भी टेम्प 2 है, यहाँ भी टेम्प 2 है, कोई एक वैल्यू रन होगी एक टाइम पे। तो अगर ये दोनों नहीं है तो फिर प्रिंट कर दो इनवैलिड चॉइस, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर उन्होंने डिमांड की थी कि अगर ये दोनों नहीं है तो फिर द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द एरर मैसेज एंड देन एग्जिट इफ़ द यूज़र एंटर एनी अदर नंबर, यानी कि कोई भी नंबर है उसने F और C के अलावा एंटर किया है करेक्टर, तो वो कह दे इनवैलिड चॉइस, यानी कि ये एरर मैसेज शो हो जाएगा और साथ ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसके बाद राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, इट डिडक्ट्स द इनकम टैक्स फ्राम द सैलरी ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, यानी कि कोई भी सैलरी किसी की एंटर करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर तो उसने क्या करना है इनकम टैक्स काट लेना है। किस हिसाब से, अगर उसकी सैलरी अबव देन 30,000 है, अगर 30,000 से ज़्यादा सैलरी है तो 20% इनकम टैक्स कटेगा। अगर उसकी सैलरी 20,000 से 30,000 के दरमियान है तो उसकी इनकम टैक्स जो है 15% कटेगा। अगर उसकी सैलरी 20,000 से बिलो है तो उसका इनकम टैक्स 10% कटेगा। चलें देख लेते हैं ये किस तरह होगा। इनकम टैक्स रेट के लिए एक वेरिएबल ले लिया, यानी कि किस रेट के ऊपर उस पर टैक्स लगेगा, और उसकी सैलरी ले ली जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन करनी है, और एक इनकम टैक्स यानी कि जो इनकम टैक्स उसका टोटल बनेगा वो, और एक नेट सैलरी या टोटल सैलरी के लिए हमने एन सैलरी का एक वेरिएबल ले लिया। स्टार्टिंग पे एन सैलरी उसकी यानी कि कोई भी नहीं लिखी, ज़ीरो रखी है, नेट सैलरी या टोटल सैलरी, तो इनपुट बॉक्स में जो सैलरी एक्चुअल सैलरी आएगी उसकी इधर आ जाएगी। फ़र्ज़ करें उसकी सैलरी 35,000 है तो फिर ये वाला इफ़ चलेगा क्योंकि सैलरी बढ़ी है 30,000 से। सैलरी इंटू 20%, यानी कि क्वेश्चन में ये कंडीशन थी कि अगर 30 से बढ़ी है सैलरी तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा, तो इनकम टैक्स, तो वो आई टैक्स में स्टोर हो जाएगा। तो फिर आई टैक्स क्या हो जाएगा 20, और फिर इनकम टैक्स रेट उसका 20 हो जाएगा। एल्स इफ़ अगर सैलरी 20,000 से बढ़ी है या बराबर है तो उसको 15% टैक्स लगेगा, एल्स उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%, तो एंड इफ हो जाएगा। तो फिर नेट सैलरी कितनी होगी, जो आई टैग इनकम टैक्स का उसका रेट आया है उसको नेट सैलरी से हम माइनस करेंगे तो वो उसकी टोटल उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है ये एज इट आ जाएगा,
और यहाँ आई रेट की वैल्यू और आई टैक्स की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो नेट सैलरी जो है वो इंट्री बनेगी। फिर राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट ऑब्टेन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, कैलकुलेट द परसेंटेज एज्यूमिंग दैट मार्क्स टोटल आर 1100। ये सोचें या ये समझें कि 1100 टोटल मार्क्स हैं, तो ये ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि ये रिज़ल्ट शो करवाए हमें। यानी कि अगर उसके मोर देन या इक्वल टू 80% परसेंटेज में मार्क्स, अगर परसेंटेज के अंदर अगर मार्क्स उसके 80 या 80 से 52 तो ए प्लस शो करो। अगर 70 और 80 के दरमियान है तो ए, और 60 और 60 के हैं तो बी, 50 और 60 के दरमियान है तो सी, 40 और 50 के डी, 33 और 40 के ई, और 33 से लेस हैं तो एफ। तो इसमें क्या होगा, हमने एक एम यानी कि मार्क्स को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल या इंटीजर टाइप का, और एक ए जो हमने शो करवाना है उसका एवरेज के लिए हमने इंटीजर वैल्यू ले ली। तो एम इनपुट बॉक्स में उसमें मार्क्स लिए वो जो एम में चले जाएंगे, और ए उसका कितना जो भी बनेगा परसेंटेज, यानी कि अगर उसने 80 एंटर किया है तो 80 का उसके लिहाज से हम उसके ऑब्टेन जितने भी बनेंगे एवरेज उसकी निकालेंगे। तो वो देखेंगे कि अगर एवरेज बड़ा है 80 से तो ये प्रिंट करवा देंगे ए प्लस, अगर एवरेज बड़ा है या बराबर है 70 के तो सिंपल ए, अगर एवरेज बड़ा है या बराबर है 60 के तो बी, अगर एवरेज बड़ा है या बराबर है 50 के तो सी शो करवा देंगे। सेम इसी तरह अगर ए बड़ा है या बराबर है 40 के तो डी शो करवा देंगे, अगर 33 से बड़ा है तो ई, अगर एफ एल्स में जाके शो करवा देंगे एफ। यानी कि ऊपर वाली कोई भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो फिर क्या करना है, एल्स में जाके फेल शो करवा देना है या एफ शो करवा देना है। एक ये प्रोग्राम राइट है प्रोग्राम डैट कंटेन एंड इफ स्टेटमेंट डैट में बी यूज टू कंप्यूट द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रायंगल आफ्टर पुटिंग द यूज़र टाइप ऑफ द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द फिगर नेम एस और टी। यानी कि अगर कोई यूज़र एस एंटर करता है तो वो स्क्वायर के लिए प्रोग्राम चलेगा, अगर टी एंटर करता है तो वो ट्रायंगल के लिए प्रोग्राम चलेगा। तो प्रोग्राम के अंदर क्या वैल्यू को देखनी है हमने कि हमने एरिया मालूम करना है। डिप ऑप्शन यानी कि ओपी के लिए हम ऑप्शन के लिए साइन कर रहे हैं कि वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, साइड के लिए इंटीजर टाइप का होगा, बेस के लिए सिंगल टाइप का, हाइट के लिए सिंगल टाइप का, एरिया के लिए सिंगल टाइप का। तो कोई भी वैल्यू पहले चूज़ करेंगे कि ये वो उसने ट्रायंगल चाहिए या स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो वो जो भी आएगा ऑप्शन वो हम ओपी में स्टोर कर देंगे। इफ़ ओपी इज इक्वल टू एस या ओपी इज इक्वल टू स्मॉल एस, यानी कि यहाँ वो छोटा एस या बड़ा एस कोई में दोनों में से कोई एक एंटर करता है तब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्या करना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू मांगेगा, एंटर ए साइड वैल्यू ऑफ दी, तो वो साइड में चला जाएगा। तो फिर अगर उसने इनके स्क्वायर है ना, स्क्वायर में हमें सिर्फ एक साइड की वैल्यू चाहिए तो उसको साइड बाय साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका एरिया आ जाएगा। तो फिर साइड बाय साइड से मल्टीप्लाई करके वो एरिया में स्टोर हो जाएगा और नीचे जाकर प्रिंट करवा देंगे एरिया। लेकिन अगर वो एस एंटर नहीं करता, टी एंटर करता है, तो टी में ट्रायंगल है उसको लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, बेस और इंटू हाइट। तो एल्स इफ ओ पी इज इक्वल टू टी बड़ा या ओ पी इज इक्वल टू टी छोटा, यानी कि स्मॉल टी या बड़ा टी कोई में एंटर हो, तो क्या करे, दो दफ़ा इनपुट बॉक्स वैल्यू ले, एक बेस के लिए और एक हाइट के लिए। तो एरिया कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.5 या 1/2, तो वो उसका चला जाएगा एरिया के पास। तो इस वाला दफ़ा ये एरिया प्रिंट हो जाएगा। राइट ए प्रोग्राम डैट गेट 3 नंबर फ्राम द यूज़र फॉर इंटीजर वेरिएबल ए बी सी, इफ़ ए इज़ नॉट 0 फाइंड आउट वेदर इट इज़ कॉमन डिवीजन ऑफ बाई एंड सी। यानी कि 3 नंबर लेने हैं, सबसे पहले ये देखना है कि अगर ए 0 तो नहीं है, अगर ए 0 है तो हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना। लेकिन अगर ए 0 नहीं है तो ये चेक करना है कि बी एंड सी एक दूसरे पे डिविजनेबल हैं या नहीं, यानी कि एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। जैसे 10 और 20 है वो एक दूसरे के डिविजनेबल हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 13 और 7 की बात करें या 13 या 10 की बात करें तो वो एक दूसरे के डिविजनेबल नहीं है, यानी कि एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका प्रोग्राम इस तरह चलेगा कि ए इंटीजर लिया, बी ए इंटीजर लिया और सी इंटीजर लिया। यूज़र से 3 वैल्यू लेने के लिए वो पहले इनपुट बॉक्स, दूसरा इनपुट बॉक्स और तीसरा इनपुट बॉक्स इस तरह सेव हो जाएगा। कंडीशन लगाई जो मैं पहले बताएगी कि ए बराबर ना हो 0 के, लेकिन अगर ए बराबर हो गया 0 के तो ये बता दो डिवीजन कैन नॉट बी 0। लेकिन अगर इसके अंदर कंडीशन नहीं आती तो फिर इसके अंदर आ जाएगा। तो चेक करेगा
ए बराबर है 0 एंड सी मॉड इज इक्वल टू ए 0, सी मॉड ए इज इक्वल टू 0। तो देन क्या कर दो, मैसेज बॉक्स कर दो ए इज़ ए कॉमन डिवीजन ऑफ बी एंड सी। फिर इसी तरह अगर ये कंडीशन भी नहीं ट्रू होती, ये भी नहीं ट्रू होती, फिर शेयर करवा दो ए इज़ नॉट कॉमन डिविजनेबल ऑफ बी एंड सी। इनके फ़र्ज़ किया, इधर हमने ए की वैल्यू 10 ली, बी की वैल्यू हमने 20 ली और सी की वैल्यू हमने 50 ली। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो इन ये सारे आपस में डिविजनेबल हैं, यानी कि इनको आपस में डिवाइड किया जा सकता है और ए भी 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू चेंज करें, ए 10 ले लें, 20 13 ले लें और सी 50 ले लें, तो ये मैसेज शो करवाएगा कि नॉट डिविजनेबल है, क्योंकि 13 50 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।